बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बायोमॉलिक्यूल्स और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को हमने डिस्कस करना है। तो बायोमॉलिक्यूल को थोड़ा सा हम पहले टच दे लेते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की तरफ आएंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जानदारों के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और आपने टाइप्स भी पढ़ रखी होगी, एक माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, माइक्रोस्कोप से निकला है। अब माइक्रोस्कोप जो है छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये जानदारों के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और काफ़ी सारे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेजर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आज हमने डिस्कस करना है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स आते हैं जो कि नेक्स्ट हमने टॉपिक्स के अंदर देखना है। फिर उसके बाद लिपिड्स आएंगे, न्यूक्लिक एसिड होता है, विटामिन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, स्टीरॉइड्स होते हैं। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। आइदर वो प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं, वो एनिमल्स के अंदर हो सकते हैं, फंजाई के अंदर हो सकते हैं, या प्रोटिस्ट जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, तो उनके अंदर भी पाए जा सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है, हमारे पास हमने कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पोर्शन जो है वो डिस्कस करना है। उसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो टॉपिक्स रह जाएंगे या कुछ कॉन्सेप्ट्स जो रह जाएंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है बुक के अंदर लिख रखी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है जी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइज होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कहते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर मेन जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर केटोन हो सकता है जी। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या केटोन जो है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। या ऐसे कंपाउंड होने चाहिए, ठीक है जी, ऐसे क्या होने चाहिए, कंपाउंड्स होने चाहिए, ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्या हो, हाइड्रोलाइसिस हो, जिनकी हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रो कहते हैं वाटर को और लाइसिस कहते हैं ब्रेकडाउन को, ठीक है जी। तो वाटर के अंदर इसकी ब्रेकडाउन करें तो क्या हमें हासिल हो जाए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हमें हासिल हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। अब पॉलीहाइड्रोक्सी किस लिए कह रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब उसके अंदर हाइड्रोक्सल जो ग्रुप होंगे वो एक से ज्यादा पाए जाएंगे, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या केटोन कह रहे हैं। मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाएंगे वो, ठीक है जी। और उनके लिए हम जो नाम देंगे वो होंगे एल्डोज कहेंगे हम उनको, ठीक है जी। क्या कहेंगे, एल्डोज। अब एल्डोज के अंदर जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, ठीक है जी। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर होगा उसके अंदर, बाकी पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सल ग्रुप तो होंगे ही, अगर उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप साथ में मौजूद है तो वो एल्डोज कहलाएंगे। और अगर उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप जो है वो मौजूद होगा तो उसे हम कीटोज जो है वो कहेंगे। तो उसके अंदर जो ग्रुप होगा वो क्या होगा जी, कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन है इसकी बेसिक, और इसका एक जनरल फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम तमाम जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो जो जनरल फार्मूला है वो क्या है जी, CX और यहां पर क्या होता है, H2OY, ठीक है जी। तो ये इनका क्या है जी, जनरल फार्मूला है जिसकी मदद से हम तमाम जो है कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसको मालूम कर सकते हैं। और इसी की मदद से हम मतलब तमाम जो है ना स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। अगर हम इसको देखें तो इससे हमें एक और चीज़ भी पता चल जाती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और वो ये है कि कार्बन की जो हाइड्रेटेड फॉर्म होगी, कार्बन की हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड मतलब वाटर एडिशन हो चुकी है उसके अंदर, तो हाइड्रेटेड कहते हैं। हाइड्रेशन जिस तरह होता है रिएक्शन, आपने केमिस्ट्री के अंदर देखे होंगे, हाइड्रेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसके अंदर एडिशन ऑफ वाटर होती है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब जिसके अंदर पानी ऐड हो जाए, किसके अंदर, कार्बन के अंदर। तो कार्बन की जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। ये एक अनदर डेफिनेशन जो है कार्बोहाइड्रेट की आ जाती है जी।
तो ये जो है कार्बन की हाइड्रेटेड फॉर्म जो है उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो जनरल फार्मूला है ये कहीं पर जो है अप्लाई होता भी है और कहीं पर जो है ये अप्लाई नहीं भी होता। जैसे रेमनोज डीऑक्सीराइबोज का एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं जी। अब इसके लिए एक और जनरल फार्मूला जो है वो बनता है और वो ये है कि सी हमारे पास एक और जो है ऐसे बन जाता है कि CH2O और यहाँ पर क्या आ जाता है जी, N आ जाता है। ठीक है जी, मतलब कार्बन और वाटर की जो अमाउंट होगी X और Y जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए हम दोनों को N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दोनों को कॉमन लेके हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन और वाटर दोनों जो है सेम अमाउंट के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक और जनरल फार्मूला आ जाता है। लेकिन इस जनरल फार्मूला से काफी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और उसके अंदर एक आ जाता है डीऑक्सीराइबोज जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो पढ़ते हैं। डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। डीऑक्सीराइबोज जो है शुगर होती है। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है एडिनिन जो है ट्राइफॉस्फेट जो है वो मौजूद होता है उसके अंदर। ठीक है जी, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है जी, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के अंदर। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी जी, डीऑक्सीराइबोज एक राइबोज शुगर होगी, एक नाइट्रोजनस बेस होगी और 3 फास्फेट के जो ग्रुप मौजूद होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जो है डीऑक्सीराइबोज उसके अंदर मौजूद होती है, अब वो शुगर है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला वो सेटिस्फाई नहीं करती। अब कैसे उसका फॉर्मूला होता है जी डीऑक्सीराइबोज का, तो C5, ठीक है जी, और यहां पर H10 तो होता है, लेकिन यहां पर जो है ऑक्सीजन जो होती है वो एक कम हो जाता है और यहां पर 4 आ जाता है। हालांकि 5 होना चाहिए था, जितने कार्बन होते हैं उतनी ही ऑक्सीजन होने चाहिए और हाइड्रोजन डबल होने चाहिए। जैसे कि इससे पता चल रहा है कि एक ऑक्सीजन और कार्बन सेम होंगे और हाइड्रोजन डबल होंगे, लेकिन यहां पर जो है एक ऑक्सीजन की तादाद कम हो गई है और ये कहां पर होता है जी, डीऑक्सीराइबोज शुगर है हमारे पास और ये जो है कहां पर पाई जाती है, डीएनए के अंदर पाई जाती है और ये शुगर है। ये नहीं है कि मतलब ये शुगर नहीं है, तो ये शुगर होती है, जो कि हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं इसको। और कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की और एसिटिक एसिड की बात करें, तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं जी, एक की बात कर लेते हैं, एसिटिक एसिड की भी आपने देख लेनी है। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो यहां पर जो है इसका ओवरऑल फॉर्मूला जो बनाएंगे तो ये बनेगा CH2O। अब इसको अगर हम देखें तो ये जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर ये जो फॉर्मूला है सेटिस्फाई, काफ़ी सारी जगहों पर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर ये सेटिस्फाई नहीं होता और कुछ ऐसे हैं जिन पर सेटिस्फाई हो जाता है तब भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो ये इसका इंट्रो हो गया है। फिर उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं जी, कि क्लासिफिकेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट को हम कितनी टाइप्स के अंदर तकसीम कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट की होगी और वो इसके सब यूनिट्स की बेस पर हम बनाएंगे। सबसे पहले जो है मोनोसेक्राइड्स होंगे, फिर उसके बाद डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड्स हम कह देते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स आ जाएंगे और लास्ट में पॉलीसेक्राइड्स जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं जी, मोनोसेक्राइड्स जो है वो आते हैं जी, मोनोसेक्राइड्स। फिर उसके बाद दूसरा जो नाम आता है जी वो आता है ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स। और तीसरा जो नाम आता है जी वो आता है हमारे पास पॉलीसेक्राइड का, पॉलीसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स कौन से होते हैं और लास्ट में क्या है जी पॉलीसेक्राइड्स कौन से होते हैं, ये आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया होगा, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जस्ट एक जो है कार्बोहाइड्रेट का यूनिट मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, मोनोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है जी, जिसको मतलब हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है जी, इनको हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कह सकते हैं, मतलब ये रिड्यूस अब नहीं होंगे, मतलब ये टूट नहीं सकते। ठीक है जी, सिंपल हम ये कह सकते हैं जी कि ऐसे सेक्राइड्स होंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो मजीद कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे जी, मोनोसेक्राइड कहेंगे। अगर ये ब्रेक हुए तो ये कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेंगे।
तो बाकी जो हो गया ना ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, अगर इनको तोड़ेंगे तो मजीद कार्बोहाइड्रेट निकल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सब यूनिट निकल सकते हैं। लेकिन अगर इसको तोड़ देंगे तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेगा, मतलब क्या हुआ कि ये टूट ही नहीं सकते। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट के अंदर रहते हुए ये टूट नहीं सकते, तो मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। अब मोनोसेक्राइड जो है उसके जो है मजीद टाइप्स आ जाती हैं, और वो आती है टाइप्स किस बेस पर, वो आती है उसके नंबर की बेस पर। ठीक है जी, अगर कार्बन जो है 3 नंबर जो है वो पाए जाएंगे तो उसको हम कहेंगे ट्राईओज जो है वो कहते हैं। ट्राई मतलब 3 और ओज मतलब यहां पर एल्डोज से निकला है, तो मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। ठीक है जी, और अगर हमारे पास 4 कार्बन जो है वो मौजूद है तो उसे हम क्या कहेंगे जी, टेट्रोज कहेंगे। ठीक है जी, अगर 5 कार्बन मौजूद है तो वो पेंटोज कहलाएगा, जो कि हम राइबोज शुगर वाला भी बात करते हैं, पेंटोज। अगर 6 कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे, हेक्सोज कहेंगे। अगर 7 कार्बन है तो हेप्टोज कहेंगे। ठीक है जी, हेप्टोज। और 8 कार्बन है जी तो ऑक्टोज जो है कहेंगे, और इस तरह आगे चलता जाएगा। तो तकरीबन जो है हेप्टोज तक जो है हम मोस्टली डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वो डिस्कस नहीं करते। अब सबसे ज्यादा जो हम डिस्कस करते हैं जी वो 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले को डिस्कस करते हैं। 5 कार्बन वाला तो हमने ये देख लिया, डीऑक्सीराइबोज, या हम राइबोज की भी बात कर लेते हैं जी, C5H10 और O5। अगर ये है तो हमारे पास ये क्या होगा, राइबोज शुगर होगा। और अगर इसके अंदर से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन उसके अंदर से कम हो चुका है। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, C5H10 और O क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 आ जाएगा जी। ठीक है जी, एक ऑक्सीजन कम हो चुका है, डीऑक्सीराइबोज कहेगा। फिर उसके बाद जो है हेक्सोज की अगर बात करें तो हमारे पास C6H12O6, ये फेमस फार्मूला जो कि आपने डिस्कस किया होगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है। अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो उसके अंदर जो है एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और फ्रक्टोज की बात करेंगे तो उसके अंदर जो है वो कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। और इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो सारी चीजें हम स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके जो है स्टीरियो आइसोमर्स या आइसोमर्स को बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है जी ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो 2 या 2 से ज्यादा जो है मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। ठीक है जी, हम कह सकते हैं कि 2 से लेके 9 तक जो मोनोसेक्राइड्स होंगे। ठीक है जी, 2 या 2 से ज्यादा, और कहां तक, 9 तक। ठीक है जी, तो 2 से लेके 9 तक अगर मोनोसेक्राइड्स मिलकर आपस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे जी, ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। ठीक है जी, और यहां पर भी फिर कितने मोनोसेक्राइड्स मौजूद है उसकी बेस पर ही हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर 2 मोनोसेक्राइड मौजूद होंगे तो डाइसेक्राइड। ठीक है जी, अगर 2 होंगे तो वो क्या कहलाएगा, डाइसेक्राइड। अगर 3 होंगे तो ट्राइसेक्राइड कहलाएगा। ठीक है जी, सेक्राइड्स। और अगर 4 होंगे तो टेट्रासेक्राइड, और 5 होंगे तो पेंटासेक्राइड्स। तो इस तरह जो है हम नाम जो है वो दे सकते हैं, और ओवरऑल जो है ये क्या कहलाएंगे, ओलिगोसेक्राइड्स कहलाएंगे। और इनको हम तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या दे सकते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स जो है वो डेफिनेटली दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं कि अगर यूनिट जो है वो 10 या 10 से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी, मोनोसेक्राइड्स के जो यूनिट जो कि आपस में मिल रहे होंगे 10 या 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे जी, पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। ठीक है जी, तो मोर देन 10 जो है, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, तो मोनोसेक्राइड्स के 10 से ज्यादा यूनिट्स जो है वो पाए जाएंगे तो उन्हें हम क्या कह देंगे, पॉलीसेक्राइड्स कर देंगे। ठीक है जी, तो ये जनरल सा ओवरव्यू हमने ले लिया है, एक हमने डेफिनेशन की है। ठीक है जी, फिर उसके बाद उसका जनरल फार्मूला देखा है, और जनरल फार्मूला के अंदर हमने देखा है कि कुछ जो ऐसे फार्मूलाज होते हैं जो कि इस जनरल फार्मूले पर सेटिस्फाई नहीं होते, कुछ जो है सेटिस्फाई होते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ये वाली चीजें हमने डिस्कस की है। फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन को देखा है, और क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को देखा है। मोनोसेक्राइड्स ऐसे होंगे जिसके उसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते। ठीक है जी, और ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे होंगे जिनको हम तोड़ेंगे तो 2 से लेके 9 तक मोनोसेक्राइड्स जो है वो हासिल हो सकते हैं।
या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सैकराइड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि 2 से लेकर 9 मोनोसैकराइड्स तक मिलकर बनेंगे उन्हें हम ओलिगोसैकराइड्स कहेंगे। और अगर वो 2 मोनोसैकराइड्स पर मुश्तमिल है तो वो डाइसैकराइड है, अगर 3 पर मुश्तमिल है तो ट्राइसैकराइड, और फिर आगे एडप टू सो ऑन। फिर उसके बाद है जी पॉलीसैकराइड्स। अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड्स जो है वो सब यूनिट्स मौजूद है उसके अंदर और उनसे मिलकर वो बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे जी, वो पॉलीसैकराइड कहलाएगा। ठीक है जी। अब मजीद इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो देखते हैं कि ये जो पॉलीसैकराइड्स है उनकी मजीद क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है जी। तो उनकी मजीद क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन जो है वो आती है। एक होमो पॉलीसैकराइड, फिर उसके बाद आ जाता है जी हेट्रो पॉलीसैकराइड, और लास्ट में आ जाता है डी डिराइव्ड पॉलीसैकराइड जो है ना, उनको हमने देखना है जी। तो 3 हमारे पास क्लासिफिकेशन है, एक होमो पॉलीसैकराइड है, एक हेट्रो पॉलीसैकराइड है, और तीसरी जो है वो क्या है जी, डिराइव्ड पॉलीसैकराइड जो है वो मौजूद है। अगर हम होमो पॉलीसैकराइड की बात करते हैं तो अगर जो पॉलीसैकराइड 10 या 10 से ज्यादा सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है, अगर सेम मोनोसैकराइड्स मौजूद हैं, ठीक है जी, इसके अंदर क्या मौजूद होगा, सेम मोनोसैकराइड्स अगर मौजूद है उसके अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे जी, होमो पॉलीसैकराइड्स कहेंगे। जैसे कि ग्लाइकोजन की बात करते हैं या स्टार्च की बात करते हैं या सेलुलोज की बात करते हैं, सारों के अंदर सेम सब यूनिट जो है वो मौजूद होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे जी, मोनोसैकराइड। अगर सेम है तो होमो पॉलीसैकराइड जो है वो कहेंगे। और अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो है वो मोनोसैकराइड्स को अटैच कर देते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज 2 हमारे पास मौजूद हैं और उनको हम रिपीट करके काफी सारे और पॉलीसैकराइड बना रहे हैं। ठीक है जी। तो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के अगर मोनोसैकराइड्स मौजूद होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रो पॉलीसैकराइड जो है वो कहलाएंगे। होमो और हेट्रो का आपको पहले भी कॉन्सेप्ट होगा काफी सारी जगहों पर, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो अगर सेम मोनोसैकराइड्स मौजूद हैं एक जैसे ही, तो एक ही टाइप के मौजूद है तो होमो पॉलीसैकराइड है, और अगर डिफरेंट पाए जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे जी, वो हेट्रो पॉलीसैकराइड्स होंगे। और इनकी एग्जांपल्स जो है वो क्या होंगी, उनकी एग्जांपल्स जो है वो आप बुक से देख सकते हैं या मैं आपको जो है वो बता दूंगा नोट्स की सूरत में। फिर उसके बाद लास्ट में है जी ड्राइव्ड पॉलीसैकराइड। अब ड्राइव्ड पॉलीसैकराइड कौन से होते हैं, ऐसे पॉलीसैकराइड होते हैं जिसके साथ मजीद दूसरे ही कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर तो क्या हुआ है, मोनोसैकराइड डिफरेंट है लेकिन है तो कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। अब जैसे ग्लूकोप्रोटीन की बात करते हैं, लिपोप्रोटीन की बात करते हैं, ग्लूकोप्रोटीन की बात करते हैं जी, ग्लूकोप्रोटीन या ग्लूकोलिपिड की बात करते हैं जी, ग्लूकोलिपिड। अब ग्लूकोप्रोटीन या लिपिड की अगर बात करें तो एक जगह पर ग्लूको की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है और साथ में मौजूद ही डिफरेंट कैटेगरी है, मतलब कोई दूसरा मोनोसैकराइड की बात नहीं कर रहे, वो तो प्रोटीन ही आ गई है, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल आ गया है। तो अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स मिले होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड या कम्प्लेक्स जो है वो पॉलीसैकराइड कहेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी के जो बायोमॉलिक्यूल्स है जो आपस में जुड़े होते हैं और उनसे जो बायोमॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो पॉलीसैकराइड्स बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे जी, ड्राइव्ड जो है वो पॉलीसैकराइड कहेंगे। तो पॉलीसैकराइड की 3 टाइप्स हमने देख ली है, होमो पॉलीसैकराइड, हेट्रो पॉलीसैकराइड और ड्राइव्ड पॉलीसैकराइड जो है वो देख लिए हैं। अब हम मोनोसैकराइड जो है उनकी जो है स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उनके हावर्थ प्रोजेक्शन को देखते हैं और उनके जो फिशर प्रोजेक्शन होते हैं उनको कैसे बना सकते हैं, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं जी। अब हम जो है वो एल्डोज जो है उसके काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनके हम कुछ आइसोमर्स जो हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद फिशर और हावर्थ प्रोजेक्शन की तरफ चलेंगे कि उनको हम कैसे ड्रा करेंगे। तो इनके नाम जो है वो एक तरतीब से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से जो है वो याद हो जाएंगे। तो हम याद करने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले जो है वो हम बना लेते हैं जी कि एल्डोट्राइओज। एल्डोज की अगर बात करें तो मतलब यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो मौजूद होना है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम डी वाले सारे ग्रुप्स को बनाएंगे। अब डी वाले कैसे होंगे कि लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है, बॉटम वाला जो कायरल कार्बन है उसको हमने राइट साइड पर ही रखना है, उसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हम 3 कार्बन वाला जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पर जो है एक कार्बन हो गया है, ठीक है जी, दूसरा और तीसरा कार्बन, और ये वाला जो है वैसे ही CH2OH होता है। और इस वाले को हमने क्या करना है, जो यही एक कायरल कार्बन है और इसको हमने राइट साइड पर OH जो है वो लगाना है।
और ये हमारे पास कौन सा हो जाता है जी, डी ग्लिसरल एल्डिहाइड जो है वो बन जाता है जी, ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास मौजूद है। अब इससे हमने क्या करना है जी, मज़ीद जो है वो कार्बन को ऐड करते जाना है और उससे जो है हमने उसके आइसोमर्स जो है वो बनाते जाना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर अगर हम एक कार्बन मज़ीद ऐड कर देते हैं तो दो तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप वैसे ही बना देते हैं, खोल के बनाने से ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद जो है हम मज़ीद दो कार्बन जो है यहाँ पर मौजूद होंगे CH2OH, और यहाँ पर भी क्या होगा जी, एल्डिहाइड ग्रुप, दो कार्बन हमने अटैच करने हैं और CH2OH जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आपने ड्रॉ करना है तो ये वाला मैंने कहा है कि जो बॉटम वाला जो कायरल कार्बन होगा इसको हमने नहीं छेड़ना, यहाँ पर OH ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, OH मौजूद होगा, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पर जो है ना दोनों साइड पर क्या कर देते हैं, OH जो है वो अटैच कर देते हैं और एक में क्या कर देते हैं, एक साइड पर क्या कर देंगे, अब यहाँ पर OH अटैच है, ठीक है जी। पहले यहाँ पर ही एक ही साइड पर क्या मौजूद है, OH मौजूद है, और इसमें क्या कर दिया जी, OH इस साइड पर हमने अटैच कर देना है। अब इसका नाम जो है वो आसानी से आप बना सकते हैं, एक है एरिथ्रोज और एक है ठीक है जी, थ्रियोज। एक है जी एरिथ्रोज और दूसरा है जी थ्रियोज। अब नाम अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे ना उसी से आपको पता चल जाएगा। अगर हम ई को देखते हैं और टी को देखते हैं, अगर ई को देखें तो दोनों ये जो हम कह रहे हैं इसके दांत जो है वो एक ही साइड पर मौजूद है, तो मतलब OH जो है वो एक ही साइड पर मौजूद है, तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, एरिथ्रोज कहलाएगा, एरिथ्रोज ना स्पेलिंग जो है वो आपने देख लेनी है, एरिथ्रोज। और ये जो है वो क्या कहलाएगा, थ्रियोज जो है वो कहलाएगा, ठीक है जी। तो एरिथ्रोज और थ्रियोज जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब मज़ीद जो है हमने क्या करना है जी, एक और कार्बन को ऐड करना है और उससे हमने नाम जो है वो बनाने हैं, ठीक है जी। तो एक और जो है वो कार्बन हमने ऐड करना है। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, और यहाँ पर जो है चार कार्बन जो है हमारे पास पहले मौजूद थे, अब 5 कार्बन जो है वो करने हैं, CH2OH। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो आइसोमर्स बनेंगे वो 4 आइसोमर्स जो है वो बनने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक और जो है वो बना लेते हैं, CHO, C और CH2OH, और यहाँ पर भी CHO, C और यहाँ पर जो है CH2OH। तो ये हमारे पास मौजूद है। अब हम देखते हैं जी कि कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक जो है सबसे पहले हमने क्या करना है जी कि यहाँ पर जो है OH एक की साइड पर जो है वो अटैच कर देने हैं और राइट साइड पर ही हम सारे OH जो है वो अटैच कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो नाम जो है वो G से स्टार्ट होगा, गैलेक्स जो है वो आपने बनाना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो इसने जो नाम दिया है वो रेलेक्स जो है वो बनाना है, ठीक है जी। तो ये वाला जो है R से स्टार्ट होगा, राइबोज जो है वो इसका नाम होगा, ठीक है जी। क्या नाम होगा, राइबोज। उसके बाद जो है अरेबिनोज नाम होगा, अरेबिनोज। फिर उसके बाद लाइसोज, ठीक है जी, लाइसोज। और उसके बाद जाइलोज जो है इसका नाम होगा। अब कैसे बनाना है, तो तरतीब से ही नाम लिखे हैं तो तरतीब से ही आपने इसको याद रखना है, ठीक है जी, रेलेक्स, ठीक है जी। और स्ट्रक्चर को भी आपने तरतीब से ही याद रखना है। तो अब करना क्या है जी, पहले वाले जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर सारे OH ग्रुप जो है वो एक ही साइड पर अटैच है। अब हम करते क्या है जी, पहले का जो OH है उसको छेड़ते हैं और उसको लेफ्ट साइड पर ले आते हैं जी। बाकी जो है उस स्ट्रक्चर को सेम रखते हैं, OH और इस वाले OH को हम इस साइड पर जो है वो अटैच कर देते हैं, बाकी जो है वो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो ये जो है वो कौन सा बन जाएगा, अरेबिनोज स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं जी, दूसरे हाइड्रोजन को भी इसी तरफ ले आते हैं, तो तब जो है वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो यहाँ पर OH सिर्फ एक रह जाएगा और ये वाला OH भी किस तरफ आ जाएगा, इधर। और यहाँ पर OH जो है वो पहले से मौजूद है, H और H जो है वो मौजूद है, तो लाइसोज जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जी, ये वाला जो OH है इसको हम वापस ले जाते हैं, इसको हम लेके नहीं जाते। तो इसको अगर वापस लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि ये OH मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन ये वाला OH पीछे चला जाएगा तो ये OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर जो है
वो वापस नहीं गया और ये जो है H आ गया। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, जाइलोज जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो तरतीब से अगर आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आसानी से जो है वो याद रह जाएंगे। तो रेलेक्स जो है वो नाम याद रखने हैं, राइबोज, रेबिनोज, लाइसोज और जाइलोज। ठीक है जी, फिर उसको एक तरतीब से आपने याद रखना है। राइबोज का कैसे याद रखेंगे कि एक ही साइड पर OH मौजूद होंगे। ठीक है जी, रेबिनोज का क्या करेंगे, एक OH को हम इस तरफ ले जाएंगे और फिर दूसरे OH को भी ले जाएंगे और फिर पहले OH को वापस ले जाएंगे, तो लाइसोज स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि हमारे पास जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आता है वो आता है कि जो लास्ट वाले जो हेक्सोज है उनके हम स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखेंगे। अगर वो याद रखने हैं तो याद रख सकते हैं, नहीं याद रखने तो ना याद रखें। तो मैं आपको जो है लेक्चर के अंदर ही बता दूंगा कि कैसे उनको स्ट्रक्चर्स को याद रख सकते हैं। अब हम जो है वो बात करते हैं जी सिर्फ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज जो है उसके स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं और उसके जो है हॉवल और फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है जी, तो कौन से स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ करने हैं जी, हॉवर्ट और फिशर। तो पहले हम फिशर जो है प्रोजेक्शन बनाएंगे, फिशर प्रोजेक्शन, और फिर उसके बाद उसकी जो है वो क्या बनाएंगे, हॉवर्थ प्रोजेक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे। आसानी से जो है वो बन जाएंगी दोनों चीजें। पहले हम देखते हैं जी फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, तो ये जो ओपन स्ट्रक्चर जो हमने बना रखा है इसको हम क्या कहते हैं जी, फिशर प्रोजेक्शन ही कहते हैं। ठीक है जी, अगर ये साइक्लिक फॉर्म में जाहिर कर दे या हम क्या कर दें, हम इसको वैसे ही ओपन चेन की फॉर्म में ही जाहिर करें तो ये क्या होगा, फिशर प्रोजेक्शन होगा। अगर हम इसको क्या करते हैं जी, हम जो है वो ले लेते हैं हमारा जो फेमस कंपाउंड है ग्लूकोज, उसको हम ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, सी, अब इसको जो है वो खोल के लिख लेते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है जी, और इसके साथ जो है वो कार्बन मजीद जो है वो जुड़े होंगे, और कितने कार्बन जुड़े होंगे, टोटल 6 कार्बन होने हैं। तो 3, 4 और 5 और लास्ट में क्या होगा 6, CH2OH, और यहाँ पर जो है H और OH मौजूद होने हैं। ठीक है जी, तो इसमें होता क्या है जी, यहाँ पर OH मौजूद होते हैं, यहाँ पर OH मौजूद होता है और फिर OH और OH जो है वो मौजूद होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं जी, इसकी जो है वो फिशर प्रोजेक्शन हमने साइक्लिक वाली बनानी है। ये तो ओपन चेन वाली हो गई है, अब हम इसकी क्या करते हैं, साइक्लिक वाली फिशर प्रोजेक्शन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। अब साइकिल कैसे बनता है ये हमने देखना है। तो इसके लिए होता क्या है, जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है उसका ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर है वो अटैक करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके कार्बन को। दोबारा सुन लेंगे कि जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरलिटी मैंने आपको स्टीरियो आइसोमर्स जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, उसके अंदर जो है वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है उसका जो ऑक्सीजन है उसके लॉन पेयर अटैक करते हैं किस पर, जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा, चाहे कीटो वाला हो चाहे एल्डो वाला हो, दोनों के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन वाला हो, दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा उस पर अटैक करता है। और जैसे ही ये अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ये जो पाई बॉन्ड है आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो अगर बनाएं तो हमारे पास जो है वो इस तरह बनेगा कि हम जो है पहले कार्बन बना लेते हैं जी। टोटल कितने कार्बन है जी, 6 कार्बन है। ठीक है जी, तो 4 हो गए, 5 और लास्ट में क्या आ जाएगा जी 6। तो ये वाला तो वैसे का वैसे आ जाएगा CH2OH। ठीक है जी, और अगर हम इनको देखें तो जो राइट साइड, अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो इन ये वाले जो ग्रुप्स हैं इनको हम राइट साइड वाले कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले कहते हैं। ठीक है जी, वैसे जो है अगर हम देखें ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो ये वाला क्या होगा, राइट वाला पोर्शन होगा और ये वाला क्या होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन होगा। तो इस लिहाज से हम कह रहे होते हैं। तो ये वाले जो राइट साइड वाले जो ग्रुप्स हैं इनको हमने चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे। तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पर क्या है जी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है जी, अब दूसरी तरफ वाले अगर हम देखें तो सिर्फ ये वाला और फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो रहा है, ये 3 जो बीच वाले ग्रुप है ये चेंज नहीं हो रहे। तो इनको भी हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, OH, H और OH। ठीक है जी, ये वैसे के वैसे ही आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये किस पर अटैक कर रहा है, इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा
और ये अटैक कर दिया है किस पर, इस कार्बन पर जो है वो अटैक कर दिया है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास जो है वो चला जाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट होता है तो ये नेगेटिव आ जाता है। और ये नेगेटिव क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को लेके और ये क्या बना देगा, OH जो है वो बना देगा। ठीक है जी। और ये वाला भी क्या होगा, फिशर इसकी प्रोजेक्शन होगी। दोनों में फर्क क्या है जी, ये ओपन चेन है और वो क्या है, साइक्लिक फिशर प्रोजेक्शन है। तो ये दोनों क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शंस को अगर हम आम लफ्जों के अंदर बताएं तो ऐसा जो स्ट्रक्चर जिसको हम 2 डायमेंशन के अंदर जाहिर कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं जी, फिशर प्रोजेक्शन जो है वो कहते हैं। अगर प्रॉपर साइकिल के अंदर अगर हम ड्रा करेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, हावर्थ प्रोजेक्शन कहलाएगा। और अगर हम सिंपल स्ट्रेट लाइन के अंदर या ऐसे जो है वो ड्रा कर रहे होंगे जिसके अंदर 2 डायमेंशन जो है वो दिखाई गई होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, फिशर प्रोजेक्शन जो है वो कहेंगे। आइदर वो जो है क्या हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, क्लोज या साइक्लिक चेन भी हो सकता है। अब हम क्या बनाते हैं जी, इसकी हावर्थ जो है वो प्रोजेक्शन बनाते हैं कि हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल जो है वो करना क्या है जी, हमारे पास देख लेने हैं कि कितने जो है, अगर हम साइकिल को देखें तो साइकिल के अंदर कितने एटम जो है वो साइकिल बना रहे हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 जो है वो ऑक्सीजन। ये 6 एटम जो है वो क्या बना रहे हैं, पूरी रिंग जो है वो बना रहे हैं। तो अगर 6 एटम बना रहे हैं तो 6 कोने वाली जो है वो स्ट्रक्चर हमने बनानी है। और यहां पर जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है जी। तो 6 कोने वाली स्ट्रक्चर जो है वो बन गई है और एक कोने पर हमने क्या लगाना है, ऑक्सीजन जो है वो लगा देना है। बाकी कार्बन हमने अटैच करने हैं, तो ये कार्बन हमने अटैच कर दिए हैं। ठीक है जी। अब हमने देखना है जी कि कैसे हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है, हमने इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर जो है वो देना है और उसके लिहाज से हमने ड्रॉ करना है। तो इसके अंदर जो है वो कार्बन जो है अगर राइट साइड पर मौजूद है, ठीक है जी, अगर जो है यहाँ पर जो है वो राइट साइड पर जो मौजूद होंगी चीज़ें वो टॉप पर आएंगी और जो लेफ्ट साइड पर चीज़ें मौजूद होंगी वो बॉटम के अंदर आएगी। तो ये वाला जो फॉर्मूला जो है वो मैं लिख देता हूँ, राइट जो है वो हमेशा क्या होगी, टॉप पर मौजूद होंगी चीज़ें, और जो लेफ्ट वाली चीज़ें होंगी वो कहाँ मौजूद होंगी, वो बॉटम के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है जी। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। तो यहाँ पर देखें अगर, तो ये वाली चीज़ें जो है, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो क्या आएंगी, वो टॉप पर मौजूद होंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टॉप पर आ जाएगा, और OH जो इसके साथ मौजूद है जो कि लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो ये क्या आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। पहले कार्बन की बात कर रहे हैं जी, ये कार्बन 1 है और ये भी क्या है जी, कार्बन 1 है। फिर उसके बाद जो है अगर हम देखें तो ये वाली जो दूसरा कार्बन है इसके अंदर ये वाला जो है ये क्या है जी, लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो OH जो है वो लेफ्ट साइड वाला बॉटम में आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ये बॉटम के अंदर आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, OH जो है वो बॉटम के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। बाकी जो राइट साइड पर चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर जो है H जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक, इसके अंदर OH जो है वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है H जो है वो ऊपर आ जाएगा। उसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें जी तो ये जो H है ये क्या आएगा, नीचे आ जाता है, और यहाँ पर जो है ऊपर पूरा एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, CH2OH जो है वो अटैच हो जाता है। और ये जो है हमारे पास एक कौन सी, हावर्थ प्रोजेक्शन जो है वो बन जाती है। और इस हावर्थ प्रोजेक्शन की बेस पर ही हम अल्फा और बीटा जो है कॉन्फ़िगरेशन, जो कि म्यूटा रोटेशन जो है वो कहलाती हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। और वो सारी चीज़ें भी हमने स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हमने देखनी है। स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, जैसे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जो है वो क्या होती हैं, डी आइसोमर या एल आइसोमर। ठीक है जी, बड़ा डी और बड़ा एल। उसके बाद छोटा डी और छोटा एल जो है डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, वो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद जो है और अल्फा और बीटा आइसोमर्स जो है वो क्या होते हैं, तो एनोमर्स, एनेंशियोमर्स, एपीमर्स, और ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।